लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लासेस में दो स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शंस होते हैं। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शंस डिस्कस किए थे। कुछ टाइप्स हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शंस की देखी थी, जिनमें हम लोगों ने नॉन पैरामीटराइज्ड, जैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, और फिर एक और टाइप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसको डिस्कस किया था। कुछ और टाइप्स भी हैं कंस्ट्रक्टर्स की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रक्टर फंक्शन। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिस तरह हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, इसी तरह डिस्ट्रक्टर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्टर से मिलती जुलती हैं और कुछ जो हैं वो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिकली अगर आप कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टीज़ याद रखें, तो आपको दूसरे फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद रहेंगी। यहाँ पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, अगर आप देखें तो तकरीबन कंस्ट्रक्टर के जैसे ही है ये प्रॉपर्टी। डिस्ट्रक्टर इज बेसिकली a special member function of a class having same name as of a class। यहाँ तक अगर आप देखें तो यही बात हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए भी की थी, एक्सेप्ट इसके नाम के स्टार्ट में आपको ये साइन लगाना पड़ता है, इसे हम कहते हैं टिल्डे साइन। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में और डिस्ट्रक्टर फंक्शन में। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जैसे ही है इसकी प्रॉपर्टी, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। आप इसकी रिटर्न टाइप पे वॉइड भी नहीं लिखते। थर्ड प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट हैव पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर के केस में अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर्स के पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मेन कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज्ड, दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड होता है। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो इसको स्ट्रेंथन कर रही है। देखें, अगर आप किसी फंक्शन के पैरामीटर्स नहीं रख सकते, या एक फंक्शन है वो नॉन पैरामीटराइज्ड है, तो आप उसको ओवरलोड भी नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग तभी होती है अगर आप पैरामीटर्स डिफरेंट रख सकते हो फंक्शंस के, लेकिन उनके नाम सेम हो। लेकिन इस केस में जब आपके इस फंक्शन के पैरामीटर्स ही नहीं होते, तो आप इसको ओवरलोड कैसे करेंगे? तो ये प्रॉपर्टीज़, दोनों प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को स्ट्रेंथन करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है जी, इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। अ क्लास कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर फंक्शन। फिर इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है। अगर आपको याद हो, कंस्ट्रक्टर्स के केस में भी हमने कहा था कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं या इन्वॉक हो जाते हैं, लेकिन ऑपोजिट इन अ सेंस के डिस्ट्रक्टर फंक्शंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स की रिमूवल या डिलीशन पर कॉल होते हैं। ये इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि जी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो जाता है, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। टर्म मैंने बोली थी लास्ट टाइम भी, दो तरह की कॉल्स होती हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कॉल। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर जो हैं ये दोनों इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं। इन्हें हमें इनके नाम लिख के कॉल नहीं करना पड़ता। तो आप देखेंगे ये फंक्शन भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाया करेगा जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट के स्कोप से क्या मतलब है, अभी हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्कोप, मेरा ख्याल है आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि स्कोप, वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। सिक्स प्रॉपर्टीज की लिखी हुई हम लोगों ने। दिस फंक्शन इज यूज टू डी एलोकेट, और मेमोरी रिलीज करवाने के लिए ये यूज होता है फंक्शन आपके क्लास के मेंबर्स से, वो मेंबर्स जो डायनामिकली क्रिएट किए गए होते हैं। जी, सिक्स प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं इसमें कह रहा था कि जी, बेसिकली दिस इज फंक्शन इज यूज टू रीएलोकेट और गेट मेमोरी रिलीज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ क्लास बीइंग क्रिएटेड डायनामिकली। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और आप डायनामिकली मेंबर्स कैसे क्रिएट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे स्पेशली ये जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, बेसिकली इसे हम कहते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है, उस मेमोरी को रिलीज़ करवाने के लिए यूज़ होता है। स्पेशली आपके ऑब्जेक्ट्स जब क्रिएट होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन में अगर आपके कोई मेंबर्स डायनामिकली क्रिएट हुए हों, उनसे मेमोरी रिलीज़ करवाने के लिए आप इस फंक्शन को लिखते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट है पता है, तो आपको पता होगा कि जी, अगर आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करें तो वो मेमोरी आपको खुद से रिलीज़ करवानी पड़ती है।
C++ में इसके लिए न्यू और डिलीट कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि आपके डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो आप क्रिएट कैसे करते हैं, ये इम्प्लिसिटली कॉल कैसे होते हैं, इनके पैरामीटर्स नहीं होते। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। फिर अगर टाइम मिला तो हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डिस्कस करने के बाद फिर 6 प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रक्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी क्लास की। यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप क्लास मैंने बनाई है, कंसिडरिंग रेक्टेंगल एज एन ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ 2 इंटीजर टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइट और विड्थ। इस क्लास के लिए मैं कुछ मेंबर फंक्शंस लिख रहा हूँ। सबसे पहला मेंबर फंक्शन है, हम लोग कंस्ट्रक्टर की भी रिवीजन कर लेंगे इसके साथ साथ ही। सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही क्रिएट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टाइप एज पर प्रॉपर्टी। आप देखें तो इस फंक्शन का नाम क्लास के नाम जैसा है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इवन मैंने वॉइड भी नहीं लिखा हुआ इसकी रिटर्न टाइप पर। और ये एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हम लोग हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। दोनों मेंबर्स इस क्लास के इंटीजर टाइप के हैं, हमने दोनों मेंबर्स को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया इस फंक्शन के अंदर। आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जी, और आमतौर पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारी क्लास के मेंबर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। फिर दूसरी टाइप हम लोगों ने डिस्कस की थी, रेक्टेंगल टाइप, इंटीजर a फॉर एग्जांपल, इंटीजर b। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं, और बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर रहे हैं। हमारी इस क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हम लोगों ने बना लिए हैं। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, दूसरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के 2 पैरामीटर्स हैं। और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारी क्लास के मेंबर्स को width इज इक्वल टू a फॉर एग्जांपल, हाइट इक्वल्स टू b, इन 2 वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ कर देता है, ए और बी। और ए और बी कुड बी यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़। अगर आपको याद हो, हम कहते थे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो या तो हमारी क्लास के मेंबर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, जैसे ये वाला फंक्शन कर रहा है, या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ के साथ हमारी क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। ये उस टाइप का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ के साथ हमारी क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर रहा है। अभी हम लोगों ने ये 2 टाइप्स डिस्कस की थी, और इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा था कि जी हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि आप फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड और भी हम लोग उनको टाइम टाइम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लोग फोकस्ड हैं जी आज के लेक्चर में अभी डिस्ट्रक्टर के ऊपर। उससे पहले हम लोग बाकी मेंबर फंक्शंस को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको याद होगा हम लोग फंक्शंस बनाया करते थे, सेटर फंक्शंस। एक फंक्शन है जी सेट विड्थ, पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसका पैरामीटर है जी x, और दिस फंक्शन इज़ यूज्ड एज पर इसका नाम जैसा है, विड्थ इज इक्वल टू x। इसी तरह एक और सेटर फंक्शन है जी सेट हाइट, इंटीजर y, और ये रेक्टेंगल की हाइट को सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका पैरामीटर है y, ये उस y से हाइट को सेट कर देते हैं। फिर अगर आपको याद हो, हम लोग इस फॉर्मेट के भी सेटर फंक्शंस बनाते रहे हैं, वॉइड सेट डाटा, इंटीजर फॉर एग्जांपल i, इंटीजर j, 2 पैरामीटर्स हैं जी इस फंक्शन के, और ये फंक्शन width इज इक्वल टू i, हाइट इक्वल्स टू j, इन दोनों डाटा मेंबर्स को सेट कर देता है, width और हाइट को। अब ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपने अगर हाइट और विड्थ दोनों की वैल्यू सेट करनी है इकट्ठे, तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं सेट डाटा को, और अदरवाइज इंडिपेंडेंटली अगर आप विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो आप सेट विड्थ कॉल कर सकते हैं, हाइट सेट करना चाहते हैं तो आप सेट हाइट कॉल कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जी गेटर फंक्शन के। सिंपल से फंक्शन है, सिंगल लाइन फंक्शन है, गेट विड्थ, रिटर्न विड्थ, सॉरी, और
एक और गेटर फंक्शन है जी इस क्लास का, मेंबर फंक्शन गेट हाइट, रिटर्न हाइट। फिर हम लोग हमारी क्लास के एक और मेंबर फंक्शन बनाते रहे हैं, वॉइड प्रिंट। आमतौर पे आपको प्रिंट के नाम से या डिस्प्ले के नाम से एग्जांपल्स में फंक्शन नज़र आएगा। और आप देखते हैं जी प्रिंट फंक्शन आमतौर पे हमारी क्लास के मेंबर्स की वैल्यूज़ को आउटपुट पे दिखाने के लिए यूज़ होता है। विड्थ इज़ इक्वल टू विड्थ, जब भी आपने किसी रेक्टेंगल की विड्थ देखनी हो, हाइट देखनी हो, तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हाइट इक्वल्स टू हाइट, आपको स्पेसिफिक रेक्टेंगल का डाटा आउटपुट पे नज़र आ जाएगा। इस फंक्शन को हम लोग डिस्प्ले कहते हैं। प्रिंट या डिस्प्ले फंक्शन के नाम से आपको ये फंक्शन मेंबर के तौर पे नज़र आया करेगा क्लासेस के अंदर। अब एक लास्ट मेंबर फंक्शन है जी जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस भी है। मैं एक और मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ जी, रेक्टेंगल टाइप। एग्जैक्टली क्लास के नाम जैसे इसका नाम है, सिवाय इस सिंबल के जिसे हम कह रहे हैं टिल्डा साइन, इस डिफरेंस से ये फंक्शन जो है ये डिस्ट्रक्टर बन जाता है कंस्ट्रक्टर की बजाय। अगर आप ये नहीं लगाते, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन जिसका नाम एग्जैक्टली क्लास के नाम जैसे है, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर है तो इसके नाम से पहले हम लोग ये टिल्डा साइन भी लगा रहे हैं। फ़िलहाल आसानी के लिए या समझने के लिए हम लोग इस फंक्शन में लिख रहे हैं जी, द ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपको याद हो हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर लिखा करते थे, सिर्फ देखने के लिए कि ये फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल हो रहे हैं, हम लोग सी आउट स्टेटमेंट लिखा करते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। मैंने ये लिख दिया है हमारे डिफ़ॉल्ट या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। और एक और सी आउट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ जी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और हमें पता चल जाए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एज कॉल्ड। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का, हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस वही काम कर रहे हैं। आप देखेंगे ये इम्प्लिसिटली कॉल भी होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, हम लोग इन्हें कॉल नहीं करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा था, अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कोई वैल्यू पास ना करें तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा जिसे हम कह रहे हैं नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अदरवाइज़ अगर मैं दो वैल्यूज़ बताकर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर। जब ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म होने लगेगा, मैंने अभी पहले भी कहा था ऑब्जेक्ट का स्कोप से क्या मतलब है, अभी हम लोग इसको एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे हम लोग जब मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल टाइप rect1 फॉर एग्जांपल, rect2 फॉर एग्जांपल, rect3, 12/4, मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कॉल होंगे। पहले दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखें तो एक ही तरह से क्रिएट हो रहे हैं और इनकी क्रिएशन पर पहले वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। थर्ड ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर मैंने दो वैल्यूज़ भी साथ पास कर दी हैं। तो बेसिकली ये इस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और दो पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं। आपको याद हो अगर अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। ए और बी में 12 और 4 वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी, 12 और 4 से इनिशियलाइज हो जाएंगे हमारी इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट। बाद में अगर हमने इनको चेंज करना हुआ तो हम इसके थ्रू सेटर फंक्शन कॉल करके रेक्ट3 के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़। लेकिन अभी फ़िलहाल क्रिएशन के साथ ही इसका फ़ायदा ये है, जो दूसरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, हम लोगों ने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई है।
12 और 4 के साथ। बाकी दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें सेटर फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे अलग से इनकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए, प्रोवाइडेड कि अगर आप लोगों को वैल्यूज़ हाइट और विड्थ की पता है, आप लोग इनको भी क्रिएट करने के लिए सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड बात होगी। हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हमारे इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और उनको देखते हैं फिर वो ऑपरेशंस किस तरह से क्या फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस rect1 डॉट सेट डाटा हम कॉल कर लेते हैं और 3/6 की रेक्टेंगल है ये। rect2 डॉट, आपको बताया हम लोगों ने 3 सेटर फंक्शंस बनाए हुए हैं। अगर मैं सेट हाइट कॉल कर रहा हूँ, रेक्टेंगल की हाइट सेट हो गई। rect2 डॉट सेट विड्थ और इसकी विड्थ है जी फॉर इंस्टेंस 6। आप अगर चाहें तो rect2 के थ्रू भी सेट डाटा फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो हमने rect1 के थ्रू जैसे कॉल किया हुआ है। और इवन मैं आपको बता रहा था कि आप rect3 आपने क्रिएशन के टाइम पे तो 2 वैल्यूज़ पास कर दी थी, हाइट और विड्थ सेट होगी वे rect3 की। अगर आप चेंज करना चाहें हाइट और विड्थ को तो आप rect3 के थ्रू भी सेटर फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डाटा डिस्प्ले करवा के देखते हैं। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ है जी प्रिंट rect1 डॉट प्रिंट, rect2 डॉट प्रिंट, rect3 डॉट प्रिंट। तीनों रेक्टेंगल्स का डाटा हमने प्रिंट करके देख लिया। डाटा मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ जी। rect3 डॉट सेट, मुझे सिर्फ इसकी विड्थ चेंज करनी है। ऑर्डर याद रखिएगा जिस ऑर्डर में हम लोगों ने पैरामीटर्स पास किए हुए थे। फर्स्ट पैरामीटर इज़ विड्थ और सेकंड पैरामीटर हाइट है। डिपेंड करता है आप जो भी ऑर्डर रखना चाहें। फिलहाल मैंने जो ऑर्डर रखा हुआ है उसमें पहला पैरामीटर जो है उसको मैं एज विड्थ कंसिडर कर रहा हूँ और सेकंड पैरामीटर को हाइट। आपकी मर्जी, आप पहले को हाइट और दूसरे को विड्थ कंसिडर कर सकते हैं। आप ये देख लें, मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पहले पैरामीटर को मैंने विड्थ को असाइन किया हुआ है और दूसरे पैरामीटर से मैंने हाइट को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। ऑर्डर आपकी मर्ज़ी, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह सेटर फंक्शन के अंदर भी पहले वाला पैरामीटर विड्थ है और सेकंड पैरामीटर इज़ हाइट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि rect3 की मैं हाइट अब चेंज करने लगा हूँ तो बेसिकली आप देखेंगे 4 वाली वैल्यू जो वो चेंज होगी विच इज़ हाइट फर्स्ट एज विड्थ। तो विड्थ आपको वैसे ही मिलेगी जैसे, सॉरी मैं विड्थ चेंज कर रहा हूँ जी। 12 वाली वैल्यू जो है वो हम लोग चेंज करके हम उसको सेट कर देते हैं 10। पहले 12 थी इस रेक्टेंगल की विड्थ rect3 की, लेकिन इस स्टेटमेंट के चलने के बाद इस रेक्टेंगल की विड्थ 10 हो जाएगी और हाइट वैसे ही रहेगी 4। और अगर आप डाटा दोबारा डिस्प्ले करवा के देखना चाहें, rect3 डॉट प्रिंट दोबारा हम कॉल करते हैं। आफ्टर सेटिंग और चेंजिंग विड्थ ऑफ rect3, आप डाटा देखें तो rect3 का डाटा चेंज्ड आपको नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप गौर करें तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपको पता है यहाँ पे फंक्शन एंड होने लगा है। जब फंक्शन एंड होने लगा हमारा मेन फंक्शन या हमारा प्रोग्राम, हमारे इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। जिस तरह इनकी क्रिएशन पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुए थे, इसी तरह यहाँ पर जब इन ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली हम कहते हैं स्कोप ख़त्म होने लगा। जब ऑब्जेक्ट्स का स्कोप ख़त्म होने लगता है तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। आप देखेंगे प्रोग्राम के एंड पर डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। और फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, द ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई आउटपुट पे नज़र आएगी और ये उतनी दफ़ा लिखी हुई नज़र आएगी जितने आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए थे। वजह ये है कि जी आपके सारे ऑब्जेक्ट्स का स्कोप ख़त्म होने लगा जब आपका ये प्रोग्राम एंड होने लगा था। आपके सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जैसे क्रिएशन पर कंस्ट्रक्टर कॉल होते थे, इसी तरह आपके इन ऑब्जेक्ट्स के स्कोप ख़त्म होने पर डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर फंक्शन एक ही है इस क्लास में और एक से ज़्यादा कभी होता भी नहीं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है। ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल होगा और सारे ऑब्जेक्ट्स से मेमोरी रिलीज़ करवा लेगा ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन
कंपाइल हो गया जी कोड, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके सामने आउटपुट आ गई है। सबसे पहले आपको दो दफ़ा नॉन पैरामीटराइज या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होते हुए नजर आया, ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग क्रिएटेड। क्योंकि पहले दो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने जब क्रिएट किए थे तो हमने कोई वैल्यूज साथ पास नहीं की थी, लेकिन जब आपने थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो आपको पता है आपने दो वैल्यूज पास की थी। उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कॉल हुआ था वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब कॉल होता है, हमने उसके अंदर लिखा हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ये डिस्प्ले करवाना नहीं है। एक्चुअल यूज या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कंस्ट्रक्टर्स का, वो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है। अगर ये स्टेटमेंट्स आपको आउटपुट पे नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है बाकी स्टेटमेंट्स भी चली होंगी उन फंक्शंस के अंदर जो थी हर ऑब्जेक्ट के लिए, उसके डाटा मेंबर्स इनिशियलाइज भी हुए होंगे। तो यहाँ पे आपको पहली रेक्टेंगल का डाटा नज़र आ रहा है जी। पहली रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट 3 और 6 है रिस्पेक्टिवली। सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट है 6 और 4। थर्ड रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट थी 12 और 4। आफ्टर सेटिंग और चेंजिंग विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3, आपको याद होगा हमने 12 की बजाय विड्थ को चेंज कर दिया था 10। तो अब आपको थर्ड रेक्टेंगल का जो डाटा है उसमें विड्थ नज़र आ रही है 10 और हाइट नज़र आ रही है 4। और जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस था जी, आप देखें यहाँ पर 3 दफ़ा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होते हुए नज़र आ रहा है आपको। द ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, हम लोगों ने लिखा हुआ था, ये सी आउट स्टेटमेंट थी डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, जो कि 3 दफ़ा नज़र आ रही। 3 दफ़ा क्यों नज़र आ रही है? हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए थे। ये कंफ्यूजन मेरा नहीं ख्याल किसी को होनी चाहिए, हम लोगों ने इस पे पहले भी बात की है। डिस्ट्रक्टर हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड होता है, एक ही होता है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, वही एक डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। बेशक ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन हम लोगों ने डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू करवाई हुई है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के टाइम पे एक ही डिस्ट्रक्टर है, वही डिस्ट्रक्टर तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल हो रहा है। और आपको ये आउटपुट पे स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, द ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हमें इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं रही थी, आपका प्रोग्राम एंड होने लगा था, आपके ऑब्जेक्ट्स का स्कोप ख़त्म हो गया था। ऑब्जेक्ट्स की स्कोप जब ख़त्म होने लगा था तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है।